मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो माँ, तुम दादी बनने वाली हो हैं? अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी, चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू, जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यम्मी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है, दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे लंच तो ले जाइए।
मेरी दोनों बहू का इस घर में स्वागत है। अंदर आ जाओ, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो। केसरी ऐसा सोचकर अपने मन में सोच रही होती है। अब मेरी दोनों बहू आ गई हैं, इस घर को अच्छे से संभाल लेंगी, जैसे कि मैंने संभाला है। ऊपर से अब ठंड में मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी बहुत सुंदर है मेरा ससुराल। अपना ससुराल देखकर तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बस क्या बताऊं। मेरी तो सारी ठंड भी भाग गई। यहाँ तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। सच कहूँ तो बहुत सुंदर लग रहा है ससुराल। पहले तो मैंने बहुत गरीबी देखी है, लेकिन ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं होगी क्योंकि सब बढ़िया है। दोनों बहू के चेहरे पर मुस्कान थी। तुम दोनों बहुत थक चुकी होगी और तुम्हें ठंड भी लग रही होगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आती हूँ। उसके बाद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करेंगे। केसरी ऐसा कहकर अपनी दोनों बहू को उनके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ दोनों बहू थोड़ी देर आराम करती हैं। कुछ ही देर में केसरी उनके पास आती है और उन्हें पहली रसोई की रस्म के लिए बुलाती है। तुम दोनों ने आराम तो कर ही लिया होगा, चलो पहली रसोई की रस्म भी कर लेते हैं। केसरी ऐसा कहने के बाद दोनों बहू को ठंड में रसोई में छोड़कर बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर में फिर से वो दोबारा आती है। मुझे माफ कर देना, मैं तो तुम्हें सामान निकाल कर देना ही भूल गई। अभी देती हूँ। केसरी रसोई में आकर एक कटोरी लेती है और उसमें 6 चम्मच चीनी डालती है, 2 गिलास दूध निकाल कर रख देती है और साथ में 2 कटोरी चावल निकाल के डोंगे में रख देती है। ये रहा सारा सामान। अब तुम अच्छी सी स्वादिष्ट खीर बनाकर सभी के लिए मीठे में लेकर आ जाना। केसरी इतना कहकर रसोई से बाहर चली जाती है और दोनों बहू एक दूसरे की तरफ देख रही होती हैं। लगता है माँ जी हमें कुछ ज्यादा ही भली समझ रही हैं। मुझे तो लगता है कि उन्हें ये लग रहा होगा कि हमें खाना बनाना ही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। ज्यादा बनाएंगे ताकि रात को खाने को मिल जाए। खाने के बाद कुछ मीठा अच्छा लगता है। इस तरह आराध्या और राधिका दूध चीनी चावल निकाल कर ज्यादा सी खीर बना लेती हैं, जिसके बाद वो खीर परोसकर घर में सभी को देती हैं। बहुत अच्छी खीर बनाई है। वैसे ठंड में खीर अच्छी लगती है, लेकिन चलो खाना तो अच्छा बनाना आता है तुम्हें। कितनी अच्छी बात है, मेरी बहू तो बिल्कुल मेरे जैसी आई है, थोड़े सामान में ही अच्छा खाना बनाना। केसरी ये सोचकर बहुत खुश हो रही होती है। वो कुछ देर बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब दोपहर का खाना बनाने की बारी आती है, तो दोनों बहू ठंड में रसोई में आती है। कुछ ही देर में केसरी भी रसोई में आती है। अरे इस वक्त तुम रसोई में क्या कर रही हो? माँ जी हमने सोचा कि समय पर ही दोपहर का खाना बना देते हैं। अरे दोपहर के खाने की क्या जरूरत है, सीधा शाम को खाना बनाना चाहिए ना। वैसे भी ठंड में इतनी भूख कहाँ लगती है। और इस पतीले में क्या रखा है? केसरी तब पतीले को देखती है तो उसके अंदर खीर होती है। हे भगवान, इतनी सारी खीर! तुम दोनों ने इतनी सारी खीर कैसे बना दी, जबकि मैंने तुम्हें सिर्फ 2 कटोरी चावल दिए थे, 2 गिलास दूध दिया था। अरे माँ जी, हमने ज्यादा इसलिए बना ली थी ताकि हम रात तक आराम से खीर खाते रहें। हे भगवान, तुम्हारा पेट है कि कुआं? आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना मैं सामान दूंगी उतना ही बनेगा। ठंड में इतना खाना कोई नहीं खाता। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इस घर को चलाना है या घर की बर्बादी करनी है? आज से ही अपने कान में आटा लगा लो, फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए। राम राम राम, इतनी सारी खीर देखकर कहीं आज मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। ऐसा बोलते बोलते केसरी अपने कमरे में चली जाती है और दोनों बहू ठंड में कांपते हुए एक दूसरे को देखती रह जाती हैं। फिर आती है रात को खाना बनाने की बारी। तो रात को जब खाना बनाने दोनों बहू ठंड से कांपते हुए रसोई में जाती हैं, उनसे पहले वहां केसरी मौजूद होती है। उसने पहले ही सब कुछ गिनती करके निकाला होता है। देखो बहू, ये एक बैंगन है, 4 आलू हैं, साथ में मैंने आटा निकाल कर रख दिया है। इस आटे में से केवल 10 रोटी बननी चाहिए। 2 मेरी, 4 तुम दोनों की और 4 दोनों मेरे बेटों की। ऐसा कहकर केसरी रसोई में चली जाती है। इस तरह दोनों ही बहू कंजूस सास से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। रोटी बनाते बनाते आखिरी में 10 रोटी के बाद एक लोई रह जाती है। दोनों बहू वो भी बना देती हैं। तो इस बात पर भी केसरी उन्हें खूब सारी बातें सुना रही होती है। बहुत ठंड लग रही है। एक तो घर के सारे काम करो, ऊपर से खाना भी बनाओ तो गिनती का। मेरा तो पेट भी नहीं भरता। पता नहीं कंजूस सास हमें कुछ खाने क्यों नहीं देती। सही बोल रही हो। ऊपर से रसोई में काम करते हुए ठंड लगती है। हमारी सास हमें एक हीटर भी नहीं ला कर दे सकती। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। 2 रोटी में मेरा क्या होगा? एक आखिरी में 10 रोटी के बाद एक लोई रह जाती है। दोनों बहू वो भी बना देती हैं। तो इस बात पर भी केसरी उन्हें खूब सारी बातें सुना रही होती है। बहुत ठंड लग रही है। एक तो घर के सारे काम करो, ऊपर से खाना भी बनाओ तो गिनती का। मेरा तो पेट भी नहीं भरता। पता नहीं कंजूस सास हमें कुछ खाने क्यों नहीं देती।
100 रोटी वाला ससुराल। सुनो जी, मुझे तो शीतल की बड़ी फिक्र रहती है। उसका ध्यान तो बस घर के बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही रहता है। उसे कुछ बोलो तो एक नहीं सुनती। मैं तो कहती हूँ इसकी जल्दी शादी वादी करवा दो, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। तुमसे ज़्यादा चिंता है मुझे शीतल की शादी की। कल ही वो रामपुर वाले मौसा जी को फ़ोन भी किया था। बता रहे थे एक लड़का है नज़र में, उनका अपना घर है और लड़का भी अच्छा है। अरे तो फिर बस बात चलाओ ना, एक बार देखे तो सही लड़का और घर बार कैसा है। कौन से लड़की की बात चल रही है यहाँ? तुम्हारी शादी की बात चल रही है बेटी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है तो लड़का तो देखना पड़ेगा ना। उफ़ो, मुझे अभी नहीं करनी शादी वादी। ये तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। बहुत खेल कूद ली तुम, अब घर के काम धाम सीखने की कोशिश करो, समझी? ससुराल जाकर हमारी नाक मत कटवा देना। सब्जी काटनी तो आती नहीं इसको, तो नाक ही कटवाएगी। अरे मैं इसे शादी तक अच्छे से सब सिखा दूंगी। आप तो बस उस लड़के से इसकी शादी के बाद चलवाओ। कुछ दिनों बाद कुणाल और उसकी माँ शीतल को देखने घर आते हैं। कुणाल दिखने में बड़ा ही स्मार्ट होता है। शीतल तो उसे देखती ही रह जाती है। देखो जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस हम चाहते हैं कि लड़की घरेलू हो, घर के सारे कामकाज संभाल ले। अब आपके परिवार में तो बस 3 ही लोग हैं, पर हमारा तो खूब भरा पूरा परिवार है। बाकी हमें लड़की के घूमने फिरने दोस्तों से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। घर का काम करने के बाद जो चाहे सो करे। अरे वाह, ये तो इतने बढ़िया लोग हैं। लड़का भी इतना स्मार्ट है और ऊपर से इन्हें मेरे घूमने फिरने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, तूने तो बिना मांगे ही मुझे सब दे दिया। बताओ जी, और क्या चाहिए हमें? हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है जी। बस फिर तो हंसी खुशी शीतल और कुणाल की शादी हो जाती है। शीतल मन ही मन बड़ी खुश होती है और उसी खुशी के साथ वो अपने ससुराल में कदम रखती है। आओ बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। ये मिलो अपने परिवार से। ये तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारी ननद सुनीता और गीता, सुनीता के पति राजेश और उनके 2 बच्चे राजू और चिंटू। ये ना हमारे साथ यहीं रहते हैं। ये तुम्हारी दादी सास हैं और बाकी लोग अभी बाहर गए हुए हैं। इतने सारे लोग, ये सब यहीं रहते हैं इस घर में? अरे अभी तो मेरे देवर देवरानी और उनके 3 बच्चे यहाँ नहीं है। उसके मायके में भी शादी थी ना, तो बस वहीं गई है। कल तक आ जाएंगे। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? ये सब एक साथ इस घर में कैसे रहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था इनका इतना बड़ा परिवार है। अब समझी कि कोई डिमांड क्यों नहीं की इन्होंने। ये सब चाल चले मेरे साथ। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी माँ जी। अगले दिन शीतल का ससुराल में पहला दिन होता है। शीतल रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाने लगती है। तभी उसकी ननद सुनीता आती है। अरे वाह भाभी, आज क्या बना रही हो? बस दीदी, आज वो पहली रसोई है ना, तो खीर बना रही थी। अरे भाभी, ये खीर वीर रहने दो। घर में 4 लोगों को शुगर है और कुछ लोग मीठा ही नहीं खाते। आप ना सीधा खाना ही बना दो। क्या फ़र्क पड़ता है, मीठा बने या नमकीन? बस बहू के हाथ की पहली रसोई होनी चाहिए ना। जी दीदी, तो फिर मैं खाना ही बना देती हूँ। आप बता दो खाने में क्या बनेगा? बस सिंपल सी कोई सब्जी बना दो, जैसे आलू गोभी या आलू मटर, और उसके साथ रोटियाँ सेक दो। हमारे परिवार में अब तुम्हें मिलाकर पूरे 20 लोग हो गए हैं। 15 बड़े और 5 बच्चे। बड़ों की 6 और बच्चों की 2 के हिसाब से रोटी बना देना। चलो मैं चलती हूँ, सब देख लेना। हाँ, बड़ों की 6 रोटी मतलब कि 15 लोगों की 90 रोटियाँ, और बच्चों की 2 रोटी मतलब 5 बच्चों की 10 रोटियाँ। 90 और 10 मतलब कुल मिलाकर 100 रोटियाँ। हाय, मैं तो मर गई। 100 रोटी अकेले कैसे बनाऊंगी? माँ, ये तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी? शादी से पहले तो मैंने कभी 4 रोटी से ज़्यादा नहीं बनाई। शीतल एक बड़ी सी परात में 100 लोगों के हिसाब से आटा निकालती है और उसे गूंथना शुरू करती है। आटा गूंथते गूंथते शीतल के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। शीतल एक एक करके रोटी बनाना शुरू करती है और 10 रोटी बनाते ही अपनी कमर पकड़ लेती है। हाय, मैं मर गई। मेरी कमर टूट गई खड़े खड़े, और ऊपर से इतनी गर्मी। मैं 100 रोटियाँ कैसे बनाऊंगी? अरे भाभी, सब बाहर रोटियों का इंतजार कर रहे हैं। ज़रा जल्दी जल्दी रोटी सेक दो। सब
अरे योगिता, कितना शर्माओगी यार, तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा है मैंने सिर्फ। तुम्हें तो पता है कि मुझे ये सब शादी से पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, और वैसे भी हम पब्लिक प्लेस में हैं। तुमसे कब से कह रही हूँ कि हमें अपनी फैमिली में एक दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। अरे बाबा, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बता दिया है यार, अब तो बस तुम्हारी बारी है। तुम सच कह रहे हो? आई लव यू आरव। मैं आज ही अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ। योगिता आरव एक दूसरे के साथ पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। योगिता थोड़ी शर्मीली किस्म की लड़की थी, इसलिए आज तक उसने कभी भी आरव को ठीक से गले तक नहीं लगाया। दोनों ही एक दूसरे के बारे में अपने माता पिता से बात करते हैं और कुछ ही समय में उनकी शादी हो जाती है। आरव, तेरी चॉइस तो बढ़िया है यार। अगर मैं भी तेरी जगह होता ना, तेरी जैसे जवान होता, तो बिल्कुल योगिता बहू जैसी लड़की से ही शादी करता। अरे जैसे ही क्यों, मैं तो योगिता से ही शादी कर लेता। अपने गृह प्रवेश पर अपने ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनकर योगिता को काफी अजीब महसूस होने लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब आरव और योगिता अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। और आज योगिता का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। योगिता अपने कमरे में तैयार हो रही होती है कि तभी योगिता की नंद प्रिया उसके कमरे में आती है। ओ भाभी, इस रेड साड़ी में तो काफी सुंदर लग रही हो। आपको पता है ना कि भैया का फेवरेट कलर रेड है। कहीं वो आपको इस साड़ी में देखकर दोबारा से सुहागरात मनाने के मूड में ना आ जाए। वैसे कैसी रही आपकी फर्स्ट नाइट? प्रिया, ये सब तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई सहेली तो नहीं। भाभी, ये तो बस नॉर्मल है। बताइए ना, क्या क्या किया आपने रात में? आने वाले कुछ समय में मेरी भी शादी हो जाएगी। आप क्या अपनी नंद को टिप्स नहीं देंगी? भगवान, ये कैसी ठरकी नंद मिली है मुझे। भला अपनी भाभी से कोई इस तरह बेशर्मी से बात करता है क्या? दरअसल योगिता के ससुराल वाले थोड़े आजाद ख्याल वाले होते हैं, या यूं कहें कि थोड़े ठरकी किस्म के लोग होते हैं। घर में बहू आ जाने के बावजूद भी उन लोगों में जरा भी समझ नहीं थी। बच्चे तो बच्चे, घर के बड़े भी कुछ इसी किस्म के थे। आज तो कुछ ज्यादा ही काम था घर में। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। घर का सारा काम खत्म करके योगिता अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी योगिता का देवर दिनेश बिना अपनी भाभी के कमरे का दरवाजा खटखटाए उसके कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर योगिता अचानक से हिचकिचाते हुए घबरा कर उठती है। अरे दिनेश, तुम ऐसे अचानक कमरे में कैसे चले आए? तुम्हें दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था ना। भाभी, मैं कोई पराया मर्द थोड़ी ना हूँ, आपका देवर हूँ भाई। है? और देवर तो भाई के समान होता है ना। वो तो मैं आपसे कहने आया था कि शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो आप ना उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह तैयार कर दीजिएगा। अपने ससुराल वालों की ऐसी हरकत योगिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। ऐसे ही एक दिन, योगिता बहू, अब तो तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है, तो कब दादा दादी बना रही हो हमें? माँ जी, सामने ससुर जी बैठे हैं और आप उनके सामने ऐसी बातें कर रही हैं। तो क्या हुआ बहू, वैसे भी अमरावती बहू की माँ बनने की उम्र थोड़ी ना है, अभी तो उन्हें एंजॉय करना है। वैसे तुम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता पाते हो ना। मेरा मतलब तुम्हारे बगल वाला कमरा ही हमारा है। वैसे कल रात तो तुम्हारे कमरे से बहुत आवाजें आ रही थी, हैं? लगता है बहू बेटे में कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर योगिता शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। भगवान, ये कैसा ठरकी ससुराल मिला है मुझे। एक से एक ठरकी लोग हैं यहाँ पर। भला बहू से कोई ऐसी बात करता है? कहाँ फंस गई मैं इन लोगों के बीच में। आरव बिजनेस के सिलसिले में घर के बाहर ही रहता था, जिसके चलते योगिता आरव को इन चीजों के बारे में बता नहीं पाती थी। अरे योगिता बहू, कितनी बार कहा है तुझे कि ये सर पर घूंघट लेकर मत घुमा कर। हम मॉडर्न लोग हैं और हमारे यहाँ घूंघट वाली प्रथा नहीं है। हाँ हाँ, होगी भी क्यों। मॉडर्न के साथ साथ ये लोग ठरकी भी जो हैं। माँ जी, वो मुझे घूंघट में ही सही लगता है। बिना घूंघट के मुझे काफी अजीब लगेगा। एक बार तू ये घूंघट हटा कर तो देख, बहुत सुंदर लगेगा। अमरावती अपनी बेटी प्रिया के साथ योगिता को जबरदस्ती कमरे में ले जाती है और उसे साड़ी के बजाय एक वन पीस पहना देती है। वाओ भाभी, आप कितनी हॉट लग रही हो। माँ जी, प्रिया मुझे। अरे माँ और बाबूजी को नहीं बता सकती थी तो क्या हुआ, मुझे ही बता दी थी। अब क्या करूं,
सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करना पड़ा कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, शादी मैंने ऐसे ही कर ली, लेकिन मैं रिसेप्शन पार्टी बहुत अच्छे से करूंगा। उसमें तुम अपने सारे अरमान निकाल लेना मेरी प्यारी बहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर मेरी भाभी आई है, इकलौते भाई की इकलौती भाभी। हिमांशी का व्यवहार देखकर और उसका पहनावा देखकर सलोनी अपने मन ही मन सोच रही थी, मेरी ननद तो बहुत खूबसूरत, सुंदर और गोरी है। काश कि मैं भी इतनी गोरी और सुंदर होती तो अच्छा होता, लेकिन मैं अपनी ननद की जैसी नहीं हूँ। मेरा रंग सांवला है। सलोनी अपने मन में ऐसा सोचकर अपना मुंह लटका लेती है। कुछ देर बाद हिमांशी सलोनी को अपने भाई के कमरे में लेकर आती है। भाभी जी, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ। आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी और आपकी मदद करवा दूंगी। अभी तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ननन जी, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको तुरंत बुला लूंगी। आप चिंता मत करो, आपके अलावा इस घर में मेरा है भी कौन जो मुझे समझ सके। एक भाभी के लिए एक ननन बहुत मायने रखती है। आप तो इस चीज को समझती हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी भाभी, बिल्कुल समझती हूँ। आप चिंता मत करो, मेरे रहते इस घर में आपको कभी किसी चीज की परेशानी होगी ही नहीं। ऐसा बोलने के बाद हिमांशी अपने भाई के कमरे से बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद हिमांशी अपने कमरे में जाती है और एक नया सा सूट पहनकर अपनी भाभी के कमरे में आती है। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई हो? रुको, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी को तैयार करने लगती है। तभी सलोनी देखती है कि हिमांशी ने बहुत सुंदर और प्यारा सूट पहना होता है। वो शीशे में अपनी ननद को देखते हुए कहती है, क्या बात है ननद जी, तुम्हारा ये सूट कितना प्यारा लग रहा है। तुम्हारे गोरे रंग पर खिल रहा है। मेरा रंग काला है ना, तो मेरे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैंने कई बार ऐसे कपड़े देखे हैं, लेकिन मेरा रंग और बेकार लगने लगता है। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो आप? ये तो बहुत प्यारा कलर है और ये कलर भी मीडियम है। इसे गाजरी कलर बोलते हैं। आपको पता है, ये कलर हर एक औरत के ऊपर जचता है, फिर चाहे वो काली हो या गोरी हो। आपको यकीन नहीं है तो रुको, मैं आपको ये सूट देती हूँ, फिर आप इसे पहनकर देखना, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हिमांशी अपने कमरे में जाती है और दूसरा सूट पहनकर जो उसने पहना होता है उसे उतार के अपनी भाभी के पास ले आती है। भाभी, ये लो सूट। अरे ननद जी, आपको ये सूट मुझे देने की क्या जरूरत थी, रहने दीजिए। अरे क्या हुआ भाभी, आप मेरी भाभी हो, मैं इतना नहीं कर सकती। चलो इसे पहनकर दिखाओ। हिमांशी के ऐसा कहने के बाद सलोनी हिमांशी की बात मान लेती है और सूट पहनकर अपनी ननद को दिखाती है। देखो ननद जी, कैसा लग रहा है? पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरे रंग के ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे सांवले रंग के ऊपर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, आपके ऊपर ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। कलर कुछ नहीं होता भाभी, पहनने का तरीका होना चाहिए। आपके ऊपर ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आज से आप इसे अपने पास ही रख लो। हिमांशी ऐसा कहकर अपनी भाभी को तैयार करने के बाद मुंह दिखाई के लिए लेकर आती है, जहाँ सब बहुत अच्छे से उसकी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और सभी उसे शगुन देते हैं। साथ में हिमांशी भी एक प्यारा सा तोहफा अपनी भाभी को देती है। भाभी, मैं आपके लिए ये इतना प्यारा सा तोहफा लेकर आई हूँ, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। आप तो बहुत अच्छी हो ननद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हिमांशी अपनी नई भाभी के आने पर बहुत खुश होती है, लेकिन सलोनी बहुत ही चालाक होती है। उसे जो भी चीज हिमांशी की अच्छी लगती है वो उससे लेने के चक्कर में उसके सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे उसके रंग की वजह से उसके ऊपर कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। एक दिन सलोनी अपनी ननद के कमरे में आती है तो वो ननद के ड्रेसिंग टेबल पर बहुत महंगा महंगा मेकअप का सामान देखती है। कितना महंगा महंगा मेकअप का सामान है, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। ऐसा सामान तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में। अरे भाभी, आप यहाँ, कुछ काम था क्या आपको? नहीं, कुछ काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। वैसे ननद जी, आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर ये इतना महंगा महंगा मेकअप का सामान, वैसे तो मैं भी सोचा करती थी कि मैं मेकअप करूंगी, लेकिन मेरा रंग सांवला है, इसलिए मेरे रंग पर पता नहीं मेकअप खिलेगा या नहीं। अरे भाभी, आप भी ना कैसी बातें करती हो और सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मेकअप हर चेहरे पर अच्छा लगता है। देखो, मैं आपको करके दिखाती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी के चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करती है तो सलोनी को अच्छा लगता है। तभी सलोनी कहने लगती है, ननद जी, बहुत बढ़िया मेकअप है आपके पास, काश कि मेरे पास भी होता। होने की क्या बात है भाभी जी, ये है ना, आप इसे रख लो, मैं अपने लिए और मंगा लूंगी। आपके पास रहे या मेरे पास रहे, कौन सी बड़ी बात है। सलोनी ये सुनते ही खुश हो जाती है। मेरी ननद बहुत अच्छी है, आप सच में बहुत अच्छी हो ननद जी, भगवान ऐसी ननद हर किसी भाभी को दे। ऐसा कहने के बाद सलोनी अपने कमरे में सारा मेकअप का सामान उठाकर ले आती है और उसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर लगाने लगती है। ननद के सारे सामान पर मेरा ही अधिकार है, मैं उनके पास कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब ले लूंगी। एक सुंदर गांव में एक बुद्धिमान नारी रहती थी।
उसका नाम था लीला। वह गांव की सभी समस्याओं का समाधान निकालती थी और लोगों की मदद करती थी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ऋषि आए। उनका नाम था आनंद। ऋषि ने गांव में शांति और प्रसन्नता देखकर लीला की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे लीला, तुमने इस गांव को बहुत खुशहाल बनाया है। तुम्हारी बुद्धि और करुणा से लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। लीला ने विनम्रता से कहा, महात्मा, यह मेरा कोई विशेष गुण नहीं है। मैंने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैंने देखा है कि दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। हमें इन दोनों का सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। ऋषि ने कहा, तुम्हारी बात सही है लीला। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं। हमें धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। लीला ने पूछा, महात्मा, आप जीवन में क्या सीखे हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा है कि क्रोध और लोभ मन को अंधा बना देते हैं। हमें इनसे दूर रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। लीला ने कहा, महात्मा, आपकी बातें बहुत सार्थक हैं। मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगी। ऋषि ने कहा, लीला, याद रखो, ज्ञान केवल किताबों में नहीं मिलता है। यह जीवन के अनुभवों से भी सीखा जा सकता है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ। विक्रम एक प्रतिभाशाली युवक था। पढ़ाई में अव्वल, खेलों में दक्ष और कला में रुचि रखने वाला। लेकिन जीवन ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला कि वह धीरे धीरे खुद को ही भूलने लगा। सब कुछ एक दिन में ही बदल गया। एक सड़क दुर्घटना ने उसके माता पिता को छीन लिया। अकेलापन उसे घेरने लगा। घर जो कभी खुशियों का घर था, अब एक खालीपन सा लगने लगा। दोस्तों के साथ खेलने का मन नहीं करता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। दुनिया से कटने लगा। दिन भर अपने कमरे में बंद रहता। खिड़की से बाहर झांकता, लेकिन दुनिया धुंधली सी दिखती। लोग आते जाते, हंसते खेलते, लेकिन उसके लिए सब कुछ बेजान सा लगता। खाने पीने में भी रुचि नहीं रही। शरीर दुर्बल होता जा रहा था। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे देखा। उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने समझाया, विक्रम, इस तरह से जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे माता पिता भी यही चाहते होंगे कि तुम खुश रहो। विक्रम ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। पड़ोसी ने उसे एक पुस्तकालय में ले गए। वहां किताबों की दुनिया ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसने साहित्य पढ़ना शुरू किया। कवियों की रचनाओं ने उसके मन को छुआ। लेखकों के विचारों ने उसे सोचने पर मजबूर किया। धीरे धीरे उसे जीवन का एक नया अर्थ दिखने लगा। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुख झेले हैं, लेकिन उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुखों को अपनी ताकत बनाया। उसने खुद को साहित्य की दुनिया में खो दिया। लिखना शुरू किया। अपने दुखों को शब्दों में ढालने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने सोचा, मेरे माता पिता चाहते होंगे कि मैं कुछ करूं। मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। उसने एक साहित्यिक संस्था बनाई। युवाओं को लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी प्रतिभा को निखारा। धीरे धीरे वह फिर से उसी विक्रम बन गया जो कभी हुआ करता था। खुश, संतुष्ट और जीवन से जुड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि दुख ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। एक युवक सबको धोखा देने लगा, पत्नी समझाती है। एक कहानी जो हर किसी